दुनिया का एकमात्र गोल्डन कोर कल्टीवेटर, एक बुद्ध आदमी 100 साल की तपस्या के बाद ऑनलाइन आया और उसकी मुलाकात एक खूबसूरत कॉलेज लड़की लियू फियान से हुई। दोनों ने मिलने का प्लान भी बना लिया, लेकिन जैसे ही लड़की ने उसके सफेद बाल देखे वह पूरी तरह शॉक हो गई। दादाजी, आपने कैसे बोल दिया कि आप 00 किड हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बकवास बंद करो, मेरे पास मत आओ, मैं पुलिस बुलाऊंगी। सर प्लीज अपना आईडी दिखाएं। बुद्ध आदमी थोड़ा रुक गया। यूज याद था कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के टाइम ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते थे। फिर उसने अपने कब्जों से एक पहचान पत्र निकाला। पुलिस ऑफिसर ने उसे देखा और कंफ्यूज हो गया। डॉक्यूमेंट दो हिस्सों में खुलता था और उसका कवर हल्का नीला था। वो बिल्कुल भी मॉडर्न आईडी कार्ड जैसा नहीं लग रहा था। क्या ये कोई डिस्चार्ज सर्टिफिकेट था? लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह रिपब्लिक ऑफ चाइना जमाने का असली आईडी कार्ड था। उस बूढ़े का नाम ये फेंक था। तुम ये कौन सी एंटिक मार्केट से ये चीज उठाकर लाए हो? नाटक मत करो, असली डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। मेरे पास और कुछ नहीं है। फोटो काफी अच्छी बनाई है। इतनी सारी सेंसस हुई, फिर भी तुम कभी रिकॉर्ड में कैसे नहीं आए? ऑफिसर पहले ही उसकी उम्र का रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन बुधे का कोऑपरेट न करना किसी को भी गुस्सा दिला देता। 70-80 साल पहले दुनिया में बहुत अफरा तफरी थी, इसलिए मैं लोगों को लेकर पहाड़ों में चला गया था। मेरा जन्म 1900 में हुआ था। अब मेरी उम्र 124 साल है। खुद देख लो। तो क्या गलत है अगर मैं 2000 के दशक में पैदा हुआ बोलूं? क्या मजाक है? लियू फियान भी ये फेंक को देखने लगी। उसने पहले उससे पूछा था, आपकी एज क्या है? आप 90 के दशक के हो या 00 के दशक के? 90s और जीरोस का मतलब क्या होता है? जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए होते हैं उन्हें जीरोस बोलते हैं, तो मैं भी जीरोस का ही हुआ। ऑफिसर वंग हेल्पलेस होकर मुस्कुराया। लगता था बुधे ने गलती नहीं की थी, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये तो 2000 का पैदा हुआ एक एल्डरली आदमी निकला। लेकिन मुझे चेक करने दो, मैंने कौन सा पाप किया है? 120 साल का आदमी और बोल रहा है कि 2000 के दशक में पैदा हुआ है। सब कुछ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। हाइट कभी प्रॉब्लम नहीं होती, एज कभी गप नहीं होता। लेकिन जरा सोचो, 100 साल का एज गया। इसी वक्त ऑफिसर वंग के पास चीफ का फोन आया। शो वंग, मैंने जो फोटो भेजी थी यूज ध्यान से देखो। नंबर 00 देखा? उस बुढ़े का रजिस्ट्रेशन बहुत पहले हो चुका था। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जमाना बदल गया है, देश भी बदल गया। अगर उसकी हेल्थ इतनी अच्छी ना होती तो हुमैन उस जैसे आदमी से मिलने का मौका भी नहीं मिलता। अगर ग्रेट शिया की नई पॉलिसी के बाद भी उसके पास ऐसा नंबर है तो वह जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी है। सिचुएशन को संभाल लो, बस उसे ऑफेंड मत करना। समझ गया चीफ, मैं हैंडल कर लूंगा। सर, आपके पॉलिटिकल व्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वैसे यंग मैन, मेरे बेटे का नाम ये कैशन है। मुझे नहीं पता वह जिंदा है या नहीं। क्या तुम उसके डिसेंडेंट्स को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास उसकी फोटो भी है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर आपके डिसेंडेंट्स न मिले तो हम आपको नर्सिंग होम भेज देंगे और वेलफेयर बेनिफिट्स भी देंगे। उसकी जरूरत नहीं। इसी वक्त लियू फेयान ने एक नोट आगे बढ़ाया। उसने अपनी फीलिंग साफ साफ बता दी। वह उनके रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थी। उसका मतलब था कि आज के बाद ये फेंक उसके मेंटर होंगे। असल में जब भी दोनों बात करते थे वह हमेशा सीरियस एकेडमिक टॉपिक्स पर ही डिस्कशन करते थे। कभी कोई गलत या रोमांटिक बात नहीं हुई। ये फेंग ने पहले इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन लियू फेयान सच में बहुत खूबसूरत थी। उसका नरम और प्यारा चेहरा उसकी पुरानी कॉन्क्यूबाइन से भी ज्यादा सुंदर था। प्लीज यहीं रुककर खबर का इंतजार कीजिए। अगर आपके डिसेंडेंट्स सच में कहीं नहीं मिले तो मैं खुद जिम्मेदारी लूंगी आपकी देखभाल करने की और आपकी जिंदगी के आखिरी दिन तक साथ निभाऊंगी। ये फेंक हल्का सा मुस्कुराया और बस धीरे से सिर हिला दिया। उसने और कुछ नहीं कहा। लगभग आधे घंटे बाद ऑफिसर वांग लेटेस्ट सर्च रिजल्ट लेकर वापस आए। सर, हमें आपके डेस्केंट्स मिल गए। ये फेंक की आंखें तुरंत चमक उठी। लगता था कि ये परिवार की ब्लड लाइन सच में आगे बढ़ गई थी। दूसरी तरफ वाली लड़की आपकी परपोती होनी चाहिए। ऑफिसर वांग ने टेबल पर रखा फोन उठाया और लोकल लैंडलाइन नंबर डायल किया। मिस येयुवे, हेलो। सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जो मैं बोलने वाला हूँ उसके बाद हमें स्कैमर्स मत समझना। यहाँ एक बुजुर्ग आदमी है जिनकी उम्र 120 साल से ज्यादा है, लेकिन उन्होंने जो क्लूज दिए हैं उनके हिसाब से आप उनकी ग्रैंड डॉटर हैं। आप यहाँ आकर खुद मिल लीजिए, शायद आप लोग एक दूसरे को पहचान सकें। फोन के दूसरी तरफ ये युवई अभी भी कंफ्यूजन में थी। उसके पास बैठी दूसरी लड़की को भी समझ आ गया कि सिचुएशन काफी अजीब थी। 3-4 जनरेशन के गैप के बाद तो डीएनए टेस्ट भी मुश्किल से काम करेगा। ठीक है। कॉल कट होने के बाद वंग शौक्शियाओ ने पूछा, तुम सच में जाने वाली हो? अगर ये सब सच हुआ तो तुम्हारे घर एक एंसेस्टर आ जाएगा। तुम्हारे पास शंघाई में सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट है, वो भी तुम्हारी फ्यूचर शादी के लिए रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें अपने एंसेस्टर्स का रेस्पेक्ट करने से रोक रही हूँ, बस हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। वंग शौक्शियाओ ये यूएई की क्लासमेट थी। चलो मैं तुम्हारे लिए एनालाइज करती हूँ। सबसे पहले अगर तुम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती तो गवर्नमेंट उनका ख्याल रखेगी। तुम बस कभी कभी नर्सिंग होम जाकर उनसे मिल सकती हो। ये यूवेई ने सिर हिला दिया। तुम्हारी बात सही है, लेकिन इतने पुराने एंसेस्टर जिंदा हैं तो एक बार मिलने तो जाना ही चाहिए। लगभग 15 मिनट बाद ये यूवेई शंघाई पुलिस स्टेशन ब्रांच पहुंच गई। ऑफिसर वंग ने सामने खड़ी लड़की को देखा। वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। ओल्ड सर, आप खुद इनसे बात कीजिए। इसी वक्त ये यूवे की नजर भी उस बुढ़े आदमी पर पड़ी। ये सेव्ड बालों वाले बहुत बुजुर्ग आदमी, क्या ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं? ये फोंग ने एक पुरानी फोटो निकाली और टेबल पर रख दी। हाँ, ये मेरी और तुम्हारे ग्रैंडफादर, ये चाइसान की फोटो है। उसका जन्म लगभग 1930 के आसपास हुआ था। कोई गलती
नहीं है। ये युवे भी पास आकर फोटो को ध्यान से देखने लगी। फोटो में जो आदमी था वो सचमें उसके ग्रैंडफादर ये चेशन ही थे। चेशन ने कोई फैमिली ट्री या फैमिली रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, तुम चेक कर सकती हो, मेरा नाम उसमें जरूर होगा। ये युवे तुरंत वही झाम सी गई, वह गहरी सोच में डूब गई। फैमिली ट्री, अब याद आया, हमारे घर में सच में एक फैमिली ट्री है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ रखा है। उसे बस इतना धुंधला सा याद था कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम ये फेंक था। जब ये युवे चुप रही तो ये फेंक ने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर तुम मुझे बोझ समझती हो तो मैं खुद को सपोर्ट कर सकता हूँ। ऑफिसर वांग बीच में बोल पड़ा, ओल्ड सर, इस उम्र में आप खुद को कैसे सपोर्ट करेंगे? मेरे बैंक में सेविंग्स है। क्या ओल्ड मैन, आपके बैंक में अभी भी सेविंग्स है? कितनी? 6 अरब। क्या इतना पैसा मेरे लिए काफी नहीं होगा? 6 अरब। कहीं ये रिपब्लिक ऑफ चाइना जमाने के 6 अरब तो नहीं? नहीं, ग्रेट शिया डायनेस्टी के, ग्रेट शिया पीपल्स बैंक। ये देखो, ये मेरे डिपॉजिट का प्रूफ है। यंग मैन, तुम्हें लगता है मैं अभी भी इस डिपॉजिट स्लिप से पैसे निकाल सकता हूँ? ऑफिसर वंग ने डिपॉजिट स्लिप को ध्यान से देखा। ये वाकई ग्रेट शिया पीपल्स बैंक का ही है। मुझे लगता है मैं ये पैसे निकाल सकता हूँ। इतने सालों बाद तो शायद यह कई गुना बढ़ भी गए होंगे। मिसेज ये युवे, आपके घर में तो सच में एक ट्रेजर जैसा एल्डर है। फिर यंग लेडी, क्या तुम मेरे साथ बैंक चलोगी? ठीक है, बस मुझे युवे बुला लीजिए, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। उसने पैसे की वजह से तुरंत ग्रैंडपा कहकर रिश्ता नहीं बदला। अगर वो सच में इतनी लालची होती तो अपनी क्लासमेट की बात मान लेती और यहाँ आती ही नहीं। दोनों जल्दी पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। ये युवे ये फेंक को चलकर बैंक की तरफ ले गई। आखिर पीपल्स बैंक का साइन तो हर जगह था। कुछ ही मिनट में दोनों सड़क के किनारे एक बड़े बैंक तक पहुंच गए। ग्रैंडपा, आप यहाँ बैठकर थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए टोकन और रिसीप्ट ले आती हूँ। ये युवे ने ये फोन को बैंक लाउंज में बिठाया। उसने देखा कि ये फेंक क्यूरियोसिटी के साथ बैंक की हर नई चीज को देख रहा था। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल अनजान था। ये युवे ने धीरे से पूछा, आपके पास 50 बिलियन है? पहले कितना विड्रॉ करने का प्लान है? चलिए पहले कुछ बिलियन निकाल कर एसेट्स सेटल कर लेते हैं। ये फेंक ने शांत आवाज में कहा, हम कुछ 100 मिलियन काफी होंगे। ये युवे का दिल एक्साइटमेंट से जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। उसे डर था कि ओल्ड पैट्रियार्क उसे बहुत मैटीरियलिस्टिक न समझ ले। आखिर ये 5 बिलियन थे और ये उसके अपने फैमिली बैंक अकाउंट के पैसे थे। ऐसी सिचुएशन में एक्साइटेड न होना ही अजीब बात होती। कुछ मिनट चुपचाप बीत गए। ये युवे का नंबर आ गया और वो काउंटर पर पहुंच गई। उसने अंदर बैठी मिडिल एज्ड वुमन से बात की। वुमन ने जल्दी से डॉक्यूमेंट को देखा। वह एक 2 पेज फोल्ड डॉक्यूमेंट था। लेफ्ट पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे और राइट पेज पर एक लाल स्टैंप लगा हुआ था। ऊपर क्लियरली पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लिखा था। कोटा सेक्शन में 5 बिलियन युआन भी प्रिंटेड था। वुमन ने कंफ्यूज होकर कहा, सॉरी, क्या आपके पास पासबुक या हमारे एग्रीकल्चरल बैंक का कार्ड है? हम इस डॉक्यूमेंट से पैसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। वो डॉक्यूमेंट पर लिखी चीज प्रॉपरली समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने सीधा मना कर दिया। हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये असली है या नकली। क्या पता ये कोई एंटीक मार्केट से मिला हो। क्या हम बस ऐसे ही इससे ऑनर कर दें? थोड़ा रीजनेबल बनिए, किसी एक्सपर्ट को दिखाइए। ये युवे ने तुरंत कहा, ये डेफिनेटली असली है, पुलिस स्टेशन में भी चेक हो चुका है। वुमन ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए। फिर वह बैंक के बैक ऑफिस में गई और बैंक मैनेजर चेन को बुलाया। उसने शॉर्ट में पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। मैनेजर चेन ने पूछा, क्या कस्टमर गलती से गलत डॉक्यूमेंट ले आए? ये तो 70 साल पुरानी डिपॉजिट स्लिप है। वुमन ने जवाब दिया, मैंने कस्टमर से पूछा था, उन्होंने बोला कि उन्होंने गलत चीज नहीं उठाई, वो सिर्फ पैसे विथड्रॉ करने आए हैं। मैनेजर ने सर हिला दिया, ठीक है श्याओ झांग, मैं हैंडल करता हूँ। ये सुनते ही वुमन ने चैन की सांस ली। फिर चेन हैंग खुद बाहर आया। उसने ये फेंक से पॉलिटली कहा, सर आपकी डिपॉजिट स्लिप 70 साल पुरानी है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप गलती से ये ले आए हो? ये फेंक ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, नहीं, मैंने गलत चीज नहीं उठाई। अगर पैसे निकाल सकते हो तो जल्दी निकाल दो, मुझे घर और फर्नीचर खरीदने के लिए पैसे चाहिए। चेन हंग ने ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, सॉरी सर, हम सच में ये पैसे कैश नहीं कर सकते। ये फेंक ने भौहें चढ़ा दी, इसका क्या मतलब है? युवेई ने पहले ही कहा था पैसे ग्रेट शिया पीपल्स बैंक में डिपॉजिट हुए थे और बैंक भी वही इंस्टीट्यूशन है, फिर मैं पैसे क्यों नहीं निकाल सकता? चेन हैंग ने पेशेंस के साथ समझाया, प्लीज टेंशन मत लीजिए, आज की इकोनॉमिक सिचुएशन 1950 के शुरुआती दौर से बिल्कुल अलग है, दोनों की कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। आज के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपके डिपॉजिट सर्टिफिकेट की प्रैक्टिकल वैल्यू और परचेजिंग पावर बहुत कम रह गई है। अगर आप इंसाइड करते हैं पैसे विथड्रॉ करने के लिए तो हम आपको सिर्फ 5 लाख युआन ही दे सकते हैं। 5 लाख? ये कैसे हो सकता है? अंदर पूरे 5 बिलियन है, अब तुम कह रहे हो सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे? चेन हांग ने हेल्पलेस होकर कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। हायर अप्स के साथ बार बार डिस्कशन के बाद यही फाइनल रिजल्ट निकला है। 1950 के शुरुआती वक्त में ग्रेट शिया डायनेस्टी अभी नहीं थी। उस वक्त प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, करेंसी की वैल्यू बहुत कम थी। बाद में सिचुएशन स्टेबल हुई और सब नॉर्मल ट्रैक पर आ गया। ग्रेट शिया करेंसी के फर्स्ट सेट और सेकंड सेट का एक्सचेंज रेट 10,000 to 1 था, मतलब पहले वाले 10,000 युआन के बदले सिर्फ 1 युआन मिलता था। ये युवेई ने डिसबिलीफ में कहा, 5 लाख भी ठीक है, वैसे भी सिचुएशन ऐसी ही है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, शायद इससे शंघाई में एक अच्छा घर मिल जाए। ये फेंक को भी फाइनल रिजल्ट इतना अनएक्सेप्टेबल नहीं लगा, उसके लिए पैसे की वैल्यू ज्यादा नहीं थी। चेन हंग ने ये फंग की
तरफ देखा लेकिन और कुछ नहीं बोला। ये युवे भी चुप हो गई। यूज समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। आजकल शंघाई में 5 लाख युआन में तो घर क्या, बाथरूम भी मुश्किल से मिलता है। फिर भी ये युवे डिसअपॉइंटेड या अपसेट नहीं हुई। अपने ग्रैंडफादर के लिए नया ड्रैगन शेप्ड बैंक कार्ड बनवाने के बाद वह रिस्पेक्टफुली उन्हें बैंक से बाहर ले गई। नए कार्ड के लिए पर्सनल आईडी पहले हाई पुलिस स्टेशन में प्रोसेस हो चुका था। बैंक से निकालते ही ये युवे का पहला काम था अपने ग्रैंडफादर के लिए कुछ नए कपड़े खरीदना। उसने उनके लिए कई सेट सूटेबल क्लोथ्स और 2000 युआन से ज्यादा का एक डोमेस्टिक मोबाइल फोन भी खरीदा। ये सारे एक्सपेंसेस उसने खुद पे किए। उसने ये फेंक के ड्रैगन कार्ड के 5 लाख युआन को टच भी नहीं किया। ये देखकर ये फेंक बहुत खुश हुआ। आखिर में ये युवेई अपने ग्रैंडफादर को अपार्टमेंट वापस ले आए। जैसे ही वह अंदर आए ये फेंक कंप्लेन किए बिना नहीं रह सका। क्या तुम लोग यूजुअली यहीं रहते हो? ये शंघाई है, पता है ना, यहाँ जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सिटी के सेंटर में रहना ऑलरेडी एक लग्जरी है। लेकिन ये फेंक फिर भी कंप्लेन करता रहा। ये जगह बहुत छोटी है, ये तो मेरे पुराने किचन से भी छोटी है। यूज अपना पुराना घर याद आ गया। वो एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड हाउस था। ये जगह उसके मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी थी। उसमें आर्टिफिशियल हिल, गार्डन्स और पॉन्ड्स भी थे। ये युवे ने इरिटेटेड होकर जवाब दिया, ये 50 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट गांव के डजन्स किचन के बराबर है। उस रात ये फेंग ने ये युवे के अपार्टमेंट में डिनर किया। शुरू से लेकर एंड तक उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। शायद अब उसकी जिंदगी की बस एक ही होप बच गई थी। कल्टीवेशन का रास्ता बहुत पहले ही कंप्लीटली खत्म हो चुका था। अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ फैमिली रियूनियन थी और उसके फैमिली मेंबर्स ने उसकी बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से उससे नफरत नहीं की। ये बात ये फोंग को अंदर से बहुत सुकून दे रही थी। ये जगह सच में बहुत छोटी है। यहाँ रहना काफी क्रैम्प्ड लगता है। मेरे पास कैपिटल में अभी भी कुछ पुराने कोर्टयार्ड हाउसेस हैं। वो कोर्टयार्ड हाउसेस मुझे एम्परर ने रिवॉर्ड में दिए थे, इसलिए शायद अब उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, वरना मैं तुम्हें एक खुले और बड़े घर में ले जाकर रखता। ये फोंग ने रिग्रेट के साथ कहा। फिर उसने अपनी पॉकेट से कुछ पुराने लैंड डीड्स निकाले। वो डॉक्यूमेंट्स एम्परर के जमाने के थे। इस लैंड डीड में एग्जैक्टली क्या लिखा है? यह एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा है जो च्वानतुंग एम्परर के थ्रोन पर बैठने के वक्त इश्यू हुआ था। जो डिपॉजिट स्लिप्स ग्रेट शिया डायनेस्टी के शुरुआती दौर की थी, उनकी वैल्यू तो फिर भी हजारों और लाखों गुना कन्वर्ट हो गई। लेकिन तुम्हारे यह ब्रेड वाले एम्परर के जमाने के डॉक्यूमेंट्स अब बिल्कुल बेकार और इनवैलिड है। उस जमाने के मनी शॉप में रखे सिल्वर नोट्स भी अब यूजलेस हैं। अगर असली चांदी बच गई होती तो उसकी वैल्यू होती, लेकिन सिल्वर नोट्स का कोई फायदा नहीं। ये फेंक ने मुंह खोला जैसे कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन आखिर में चुप हो गया। उसने अपने सारे वैल्यूएबल गोल्ड और सिल्वर इंगट्स यूएस ब्रट यंग सॉन्ग के लिए छोड़ दिए थे। उस वक्त उसने कब सोचा था कि फ्यूचर में सब कुछ ऐसा हो जाएगा? अगर उसे पहले पता होता तो वह गोल्ड के कई बड़े बड़े चेस्ट्स भर कर रखता। सिर्फ ये फेंक ही रिग्रेट फील नहीं कर रहा था, ये युवे को भी उतना ही अफसोस हो रहा था। आज का पूरा दिन इमोशनल अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। पहले उसे लगा था कि उसके एंसेस्टर के पास 5 बिलियन है, लेकिन वह ह्यूज अमाउंट पल भर में सिर्फ 5 लाख बन गया। एंसेस्टर, आज रात आप मेरे बेडरूम में सो जाइए, मैं बाहर फ्लोर पर सो जाऊंगा। कल मैं बाहर जाकर कोई बड़ा रेंटल हाउस ढूंढ लूंगा, फिर हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। वोरी मत कीजिए, ये 5 लाख आप अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए रखिए, बाकी एक्सपेंसेस मेन हैंडल कर लूंगा। ये युवे दिल से मानता था कि इतनी लंबी जिंदगी जीना कोई आसान बात नहीं थी। यूज अपने पेरेंट्स का प्रॉपरली ख्याल रखने का चांस नहीं मिला था, इसलिए वो अपने एंसेस्टर के साथ वो रिग्रेट पूरा करना चाहता था। और उसने अपने ग्रैंडफादर से भी सुना था, अगर कभी चांस मिले तो एंसेस्टर को जरूर ढूंढना। वो समझ सकता था कि उसके ग्रैंडफादर उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, ये फोंग के चेहरे पर एक हल्का और काइंड स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे अपनी चाने का सहारा लेकर बेडरूम की तरफ चल दिया। हालांकि उस काने की उसे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ओल्ड मैन जैसा एक्ट करना अटेंशन अवॉइड करने के लिए बेटर था। ये युवे रेंटल लिस्टिंग्स देख रहा था, लेकिन काफी देर तक यूज कोई सूटेबल जगह नहीं मिली। आखिर में उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज भेजा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, लेकिन ज्यादा शॉक्ड मत होना, मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मिल गए। दूसरी तरफ लियू फियान ने मैसेज पढ़ा और हल्का सा फ्राउन किया। आज ही उसका एक ओवर 100 ईयर ओल्ड मैन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसने रिप्लाई किया, तो सीधा मेरी विला में आ जाओ, वैसे भी इतनी बड़ी जगह में मैं अकेली रहती हूँ, स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये युवे ने रिप्लाई किया, मैं अकेला नहीं आऊंगा, अपने एंसेस्टर को भी साथ लाऊंगा। लियू फियान ने कैजुअली जवाब दिया, तो क्या हुआ, हमारे रिलेशनशिप में इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, तुम्हारे रिलेटिव कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं, मैं भी उनका ख्याल रखने में हेल्प कर दूंगी। वैसे भी तुम्हारे एंसेस्टर की एज इतनी ज्यादा है, उन्हें एलिवेटर्स की आदत नहीं होगी, सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल होगा, इसलिए बिना एलिवेटर वाले ओल्ड बिल्डिंग्स बिल्कुल सूटेबल नहीं है, और नए बिल्डिंग्स में एलिवेटर से उन्हें डिजीज हो सकती है। विला ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, परफेक्ट सॉल्यूशन। लियू फियान ये सोचकर काफी खुश हुई। आखिर काफी एल्डरली लोग एलिवेटर्स में डिजीजनेस और न्यूजिया फील करते हैं। ये युवे ने थोड़ा सोचा और उसे लगा कि उसकी बात रीजनेबल है। उसने रिप्लाई किया, फिर मैं तुमसे ज्यादा फॉर्मल नहीं रहूंगा, मैं हर महीने प्रॉपर रेंट दूंगा, एक भी पेनी कम नहीं। लियू फियान ने हंसते हुए कहा, जब बोलूं तब आ जाना, बकवास बंद करो। उसने खुद ये युवे को बताया था कि उसे उस पोस्ट शून्य एस नेटिजन के लिए बहुत अच्छा फीलिंग था, और अगर पॉसिबल हो तो वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन एंड में क्या निकला सोचकर ही
हंसी आती है। 120 साल का पोस्ट 00 ओल्ड मैन। क्या तुम बिलीव कर सकते हो, ये युवे ने टीजिंग टोन में मैसेज भेजा, आज तुम अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलने नहीं गई थी क्या? वो बिल्कुल तुम्हारी इमेजिनेशन जैसा निकला, हैंडसम, रिफाइंड और पहली नजर में चार्मिंग। लियू फेयान और भी ऑकवर्ड फील करने लगी। यू से समझ नहीं आ रहा था कैसे एक्सप्लेन करे। उस बात को छोड़ो, टाइम मिला तो डिटेल में बताऊंगी। सच में बहुत स्पीचलेस सिचुएशन थी। उसके पास बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन शायद सिर्फ इतना ही था कि वह आदमी उसकी एक्सपेक्टेशन से अलग निकला। अगर वो ओल्ड मैन कुछ साल यंगर होता तो बिना डाउट के बहुत हैंडसम होता। ठीक है, अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। कल ओल्ड मैन को लेकर मेरे घर आ जाना। अगली सुबह जब अच्छी तरह रोशनी हो गई, ये युवे ये फेंक को लेकर सबर्ब्स वाली विला में पहुंच गए। जल्दी ही एक परफेक्ट फिगर वाली यंग वुमन उनका वेलकम करने बाहर आई, लेकिन अगले ही सेकंड उसके खुश एक्सप्रेशन कंफ्यूजन में बदल गए। ये देखकर ये युवे सरप्राइज हो गई। फेयन, क्या हुआ? ह्यूम देखकर इतनी शॉक्ड क्यों हो? लियू फेयन की नजर सीधा ये फोंग के चेहरे पर टिक गई। ये फोंग ने काल्मली पूछा, मिस लियू, तुम भी यहाँ रहती हो? दोनों लड़कियों के शॉक्ड एक्सप्रेशंस देखकर ये फेंक को एक्सप्लेन करना पड़ा। उसने कैजुअली कहा, ये लड़की बहुत अच्छी और काइंड हार्टेड है। शंघाई आने से पहले मेरा इससे थोड़ा कनेक्शन था। ये फोंग का एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल था। उसने बस कुछ लाइंस में सब समराइज कर दिया। सालों तक हाई पोजीशन पर रहने की वजह से उसे हर चीज शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की आदत हो गई थी। अब लियू फियान समझ गई कि वह और हाइड नहीं कर सकती। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने सच बोल दिया, मेरा ऑनलाइन लव इंटरेस्ट मिस्टर ये ही है। ये युवेई पहले तो बिल्कुल डंडेड रह गई, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। वह इतना हंसी कि लगभग गिर ही गई। लियू फेयान, तुम तो मुझे हंसते हंसते मार ही दोगी। जिस ऑनलाइन चैट बड़ी के लिए तुम इतनी ऑब्सेस्ड थी, जिसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने की बात करती थी, वो असल में मेरा एंसेस्टर निकला। क्या जबरदस्त कोइंसिडेंस है। लियू फेयन तुरंत पैनिक में डिनाई करने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। रिमर्स मत फैलाओ, ये सब बहुत एम्बैरेसिंग है। ये युवेई हंसी रोक कर बोली, ठीक है ठीक है, इतनी टेंशन मत लो, इसमें बड़ी बात क्या है। हाइट कभी प्रॉब्लम नहीं होती, एज भी कभी बैरियर नहीं होती, इन चीजों की चिंता मत करो। अब तो तुम्हारी सीनियोरिटी मुझसे भी ज्यादा हो गई, तुम तो मेरी बड़ी निकली। योर मैजेस्टी, मैं आपको डीपेस्ट रिस्पेक्ट के साथ सल्यूट करता हूँ। लियू फेयन का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। यूज लग रहा था जमीन फट जाए और वो उसमें छुप जाए। वो जल्दी से उन्हें रूम्स दिखाने लगी और सेटल कर दिया। येफोंग ने सिंसियरली थैंक और अपॉलॉजी एक्सप्रेस की। उसने बताया कि उसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर ने कल ही कहा था कि लियू फेयन हमेशा युवेई के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है। असल में लियू फेयन सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी, वो एक कंपनी बॉस भी थी। लियू फेयन ने तुरंत हाथ हिला दिया, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, युवेई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अब जब आप यहाँ रह रहे हैं तो मैं आपसे कभी भी एकेडमिक क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिर्फ हिस्टोरिकल टेक्स्ट स्टडी करते हैं, लेकिन आप तो उस एरा में खुद जीत चुके हैं। लियू फेयन को ये फोंग की सबसे स्पेशल बात यही लगती थी। उसकी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में उसका नॉलेज बहुत डीप था। जहां तक रोमांटिक फीलिंग्स की बात थी, 120 साल की एज जानने के बाद वो फीलिंग्स कब की गायब हो चुकी थी। एक महीने तक एकेडमिक एक्सचेंजेस होने के बाद भी एक यंग लड़की से ये एक्सपेक्ट करना कि वह 120 साल के ओल्ड मैन से प्यार कर बैठे, थोड़ा ज्यादा ही अनरियलिस्टिक था। ये फेंग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिर हिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिपब्लिक ऑफ चाइना से लेकर लेट चिंग डायनेस्टी तक का पीरियड मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तुम जो पूछना चाहो पूछ सकती हो। ये फेंक को सेटल करने के बाद ये युवेई अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने की प्रिपरेशन करने लगी। यूज आज के दिन के लिए पैसे कमाने थे, लेकिन ये फोंग का रूम में चुपचाप बैठकर सीनरी एंजॉय करने का कोई मूड नहीं था। ये फोंग ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर युवे के साथ ज्यादा वक्त बिताएगा। वो आसपास के घरों की डेकोरेशन और फर्निशिंग्स को ध्यान से देख रहा था और बार बार दिल से साई कर रहा था। ये एरा सच में बहुत अच्छा था। पहले के जमाने के कंपैरिजन में लोगों की लाइफ कितनी बेटर हो गई थी। आज ये युवेई ने इंडोर स्ट्रीम चूज नहीं की, इस बार उसने आउटडोर लाइव स्ट्रीम करने का डिसाइड किया। ये फेंक के पास भी कोई चॉइस नहीं थी। वो विला के बाहर आराम से वॉक करने लगा। विला के बाहर एक छोटा बास्केटबॉल कोर्ट भी था। ये युवेई ने पहले ही हूप के नीचे मोबाइल फोन सेट कर दिया था। फोन को स्टेबल रखने के लिए एक होल्डर डिवाइस भी लगाया गया था। फिल्मिंग के लिए कैमरा ट्राइपॉड यूज हो रहा था। ये युवे का लाइव स्ट्रीम कंटेंट हमेशा काफी डाइवर्स होता था। कभी वो बास्केटबॉल खेलकर बॉडी स्ट्रेच करता, कभी रनिंग या आउटडोर स्पोर्ट्स करता, और अगर आउटडोर स्ट्रीम होती तो वो और भी कैजुअल हो जाता। कभी जोक सुनाकर सबको हंसाता, कभी डेली लाइफ की बातें करता, कभी टाइम पास के लिए गेम खेलता। आज उसने प्रोफेशनल बास्केटबॉल यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया था। वो बस नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स में नहीं था, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए जो था उसी में मैनेज करना पड़ा। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स बैकग्राउंड देखकर तुरंत शॉक्ड हो गए। वाओ, ये तो बहुत लग्जूरियस लग रहा है। बास्केटबॉल कोर्ट वाली विला में रह रहे हो? अब समझ आया कल सर्जरी के बाद स्ट्रीम क्यों नहीं की। लगता है अच्छा पैसा कमा लिया और विला में शिफ्ट हो गए। स्क्रीन पर कमेंट्स देखकर ये युवे बास्केटबॉल ड्रिबल करते हुए एक्सप्लेन करने लगा, फैमिली प्लीज मुझे गलत मत समझो, ये विला मेरी नहीं है, ये मेरे बॉस की विला है, हम उनके लिए काम करते हैं, तुम लोग उन्हें जानते भी हो, वो शंघाई की लोकल रिच यंग लेडी हैं, मैं तो बस उनकी केयर में रह रहा हूँ, दूसरे के घर में रह रहा हूँ बस। इसी वक्त लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स की नजर बास्केटबॉल कोर्ट के पास खड़े एक ओल्ड मैन
मैन पर पड़ी। पूरा चैट तुरंत हंसी से भर गया। क्या यही वह ओल्ड मैन है जो तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम उसे बॉस बोलते हो? अब तो मजा आएगा, तुम्हारा पर्सनल कोलैप्स हो गया, अब एक्टिंग कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ये युवेई ने भी मुड़कर पीछे देखा। पता चला ओल्ड मैन रूम से बाहर आ गया था। शायद रूम में बोर हो रहा था, इसलिए बास्केटबॉल देखने और थोड़ा फ्रेश एयर लेने बाहर आ गया। ये फेंक बास्केटबॉल्स वाले बॉक्स के पास खड़ा था। बस करो प्लीज, सब लोग बकवास बंद करो। ये युवे ने बास्केटबॉल नीचे रखा और जल्दी से खड़ा हो गया। उसने फिस्ट एंड पाल्म जेस्चर करके रिपीटेडली रिक्वेस्ट किया, वो मेरे एंसेस्टर हैं, उनकी एज 100 ईयर से भी ज्यादा है, बिलीव करो मुझे। मैं शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि मेरे एंसेस्टर मुझे ढूंढते हुए आए हैं। मेरा पुराना घर बहुत छोटा था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सबके सिर के ऊपर से एक स्विश की आवाज आई। बास्केटबॉल सीधा नेट के अंदर चला गया और वो क्रिस्प नेट साउंड सबको क्लियरली सुनाई दी। सबने देखा कि ये फेंक ने कैजुअली बास्केटबॉल थ्रो किया था। पूरा लाइव स्ट्रीम इंस्टेंटली अपलोड हो गया। ये शॉट ओल्ड मैन ने मारा, ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है। ये युवे भी पूरी तरह स्टंट रह गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एनबीए प्लेयर्स भी इतनी दूर से कैजुअली शॉट नहीं डालते। तब लोग शॉक से रिकवर भी नहीं हुए थे। तब तक ये फेंक ने बास्केटबॉल दोबारा उठाया। उसने फिर कैजुअली बॉल टॉस की। दूसरा शॉट भी सीधा नेट के अंदर। इस बार कैमरा ने सब कुछ परफेक्टली कैप्चर कर लिया। लाइव स्ट्रीम कमेंट क्रेजी स्पीड से फ्लड होने लगे। ये कोई बास्केटबॉल मास्टर है जो ओल्ड मैन बन के एक्टिंग कर रहा है? कोई बुढ़ा आदमी इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन ये फेंक के लिए ये कुछ खास नहीं था। उसने बस ये युवे की मूवमेंट कॉपी की थी। 2 शॉट्स के बाद उसे बोरिंग लगा तो वह साइड में जाकर खड़ा हो गया। ये युवे खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, ग्रैंडपा क्या आपने पहले बास्केटबॉल खेला है? नहीं, मैंने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला। मैंने पहले कभी इसे टच भी नहीं किया, बस कैजुअली फेंक दिया। इंटेंशनली नहीं था, मुझे नहीं पता था इतनी आसानी से अंदर चला जाएगा। वैसे ग्रैंड डॉटर, तुम अभी किससे बात कर रही थी? ग्रैंडपा, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ कैमरा के सामने। ये फेंक लाइव स्ट्रीमिंग नाम की इस नई चीज से कंप्लीटली कंफ्यूज था। युवे के एक्सप्लेनेशन के बाद ही उसे समझ आया। इसका मतलब था कि कैमरा जो भी कैप्चर करता है उसे बहुत सारे लोग एक साथ देख सकते हैं। इसी वक्त लियू फियान विला से बाहर आई और चिल्लाकर बोली, जो पुरानी फोटोज आप लाए थे मैंने सब देख ली, क्या उन्हें फ्रेम करके वॉल पर लगा दूं? ये फोंग ने हाथ हिला दिया। उसकी जरूरत नहीं, परेशान मत हो, तब फेंक दो। वैसे भी अब वो यूजलेस है। वो सब युवे के ग्रैंड पेरेंट्स की ओल्ड फोटोज हैं और एक फोटो मेरी और ब्रेड वाले एम्परर की भी है। यूज भी जला दो, सब क्लीनली बर्न कर दो, बात खत्म। मैं तो बस उन फोटोज को प्रूफ के लिए रखना चाहता था ताकि प्रूफ हो सके कि वो कोर्टयार्ड हाउसेस मेरे थे। लेकिन युवे ने कहा ओल्ड लैंड डीड्स अब वैलिड नहीं है, तो फिर उन्हें संभाल कर रखने का क्या फायदा? ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम में फिर हंगामा मच गया। ओल्ड फोटोज एम्परर के साथ ओल्ड बेजिंग कोर्टयार्ड हाउसेस के लैंड डीड। क्या ये ओल्ड मैन बस ब्रैगिंग कर रहा है? लेकिन लियू फेयान उन फोटोज को जलाने वाली नहीं थी। हालांकि वो फोटोज में लोगों को प्रॉपरली पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उनमें बहुत से ब्लॉन्ड हेयर्ड और ब्लू आइड फॉरेनर्स भी थे, इसलिए उन फोटोज की हिस्टोरिकल और रिसर्च वैल्यू अभी भी थी। उधर ये युवे का बास्केटबॉल में इंटरेस्ट खत्म हो गया था। आखिर में उसने गेम छोड़ दिया और फोर्स करना बैंड कर दिया। वापस विला के अंदर आकर उसने इंडोर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। बस कैजुअली गेम खेलते हुए स्ट्रीम कर रहा था। दूसरी तरफ ये फोन के पास करने को कुछ नहीं था। उसने देखा ये युवे ने फोन साइड में रखा और स्क्वायर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ गया। ये फेंक को लगा लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुकी है। उसके नॉलेज के हिसाब से सिर्फ फोन से ही लाइव स्ट्रीम होती थी, बाकी चीजों के बारे में यूज कुछ नहीं पता था। ये फोन अपने रूम में ऊपर जाना चाहता था, लेकिन विला की स्पाइरल स्टेयरकेस देखकर वह कंफ्यूज हो गया। सीढ़ियां सिर्फ कुछ मीटर की हाइट के लिए इतनी लंबी क्यों बनाई गई थी? उसे ये डिजाइन बहुत ट्रबलसम और अननेसेसरी लगा, इसलिए ये फंग ने सीधा दोनों पैरों से पुश लिया और एक ही जंप में सेकंड फ्लोर तक पहुंच गए। फिर रेलिंग को सपोर्ट बनाकर उसने फ्लिप मारा और स्मूथली सेकंड फ्लोर कॉरिडोर में लैंड कर गया। उधर लाइव स्ट्रीम चैट और गिफ्ट्स क्रेजी स्पीड से फ्लड हो रहे थे। ये युवेई को लगा सब लोग प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन जब उसने व्यूअर्स के कहने पर रिप्ले देखा तो वह कंप्लीटली स्टंडन होकर वही फ्रीज हो गया। विला के मेन हॉल के पीछे ओल्ड मास्टर ये फेंग ने बस सेकंड फ्लोर की तरफ हल्का सा ग्लांस किया था, फिर सोफा पर स्टेप लेकर मोमेंटम यूज किया और सीधा सेकंड फ्लोर पर लीप कर गया। उसकी मूवमेंट्स इतनी स्मूथ और नेचुरल थी जैसे कोई मूवी स्पेशल इफेक्ट हो। ये युवेई जो नॉर्मली कभी गाली नहीं देता था, उसके मुंह से भी शॉक में निकल गया। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लाइव स्ट्रीम चैट पागल हो चुकी। होस्ट जल्दी पीछे देखो, तुम्हारा एंसेस्टर तुम्हारे पीछे है। ये युवेई ने रिफ्लेक्स में पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा उसका ग्रैंडफादर सेकंड फ्लोर कॉरिडोर में खड़ा था, लेकिन ये फेंक को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने सारे नेटिजन्स स्क्रीनर्स के थ्रू उसे देख रहे हैं। यूज बस इतना पता था कि फोन से लाइव स्ट्रीम होती है और बहुत लोग यूज देख सकते हैं, बस वहीं तक उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। अब नीचे आने के लिए भी वो वाइंडिंग स्टेयरकेस लेने में लेजी फील कर रहा था। यूज लगा इतनी सारी सीढ़ियां उतरना टाइम वेस्ट है, इसलिए वह सेकंड फ्लोर की रेलिंग क्रॉस करके सीधा नीचे जंप कर गया। उसका वन हैंडेड लीप इतना एलिगेंट था कि जैकी चैन के मूवी स्टंट्स भी उसके सामने फीके लगते। इंस्टेंटली लाइव स्ट्रीम फिर से एक्सप्लोड हो गया। इतनी हाइट से जंप करने के बाद भी ओल्ड मैन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे उस पार ग्रेविटी का इफेक्ट ही ना हो। नॉर्मली कोई इतनी हाइट से जंप करे तो कनीज बेंड होती हैं इंपैक्ट अब्सॉर्ब करने के लिए, लेकिन ये फोंग ने बस हल्का सा हेड लोअर किया और सीधा खड़ा हो गया। जब उसने ऊपर देखा तो सिर्फ
सिर्फ ये युवे को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ अपनी तरफ देखते पाया। तब जाकर यूज रियलाइज हुआ शायद यूज इतना अनयूजुअल मेथड यूज नहीं करना चाहिए था। दोनों कुछ सेकंड तक डिसबिलीफ में एक दूसरे को देखते रहे। ये युवे का दिमाग फुल स्पीड से चल रहा था। उसे अपने फादर और ग्रैंडफादर की बातें याद आ गई। उन्होंने कहा था कि उसका ग्रेट ग्रैंडफादर कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, वह एक हिडन मास्टर जैसा इंसान था। ये युवे को ऑनलाइन फेमस टायोस्ट प्रीस्ट मास्टर चेन भी याद आ गया, जो सिटी वॉल से 3 स्टेप्स में जंप करके नीचे आ जाता था। इसी ऑकवर्ड साइलेंस को ये फेंग ने तोड़ा। उसने मुंह के पास हाथ ले जाकर वीक कफ करने का एक्टिंग किया। बूढ़ा हो गया हूँ, पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं रही, शर्म आ रही है। इस एज में तो मुझे एक वीक ओल्ड मैन की तरह बिहेव करना चाहिए। ओल्ड पीपल का कॉफ करना नॉर्मल लगता है, लेकिन ये युवे उसकी नेचुरल एक्टिंग देखकर बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, एंसेस्टर आप पहले एग्जैक्टली क्या करते थे? क्या आप किसी सर्कस या एक्रोबाट ग्रुप में थे? येफोंग मुस्कुराया और कैजुअली बोला, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है। एक बार तो किसी ने मुझे एम्परर बनने और ड्रैगन थ्रोन पर बैठने को भी कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। बाकी सब तो ठीक था। लाइव स्ट्रीम के ऑडियंस अब और कंट्रोल नहीं कर पाए। ओ माय गॉड, क्या इससे ही कहते हैं किंग, जनरल और मिनिस्टर बनना? हिस्ट्री में शायद सिर्फ हान शिन ने ही ऐसा किया होगा। इसी वक्त सेकंड फ्लोर से आवाज आई। लियू फियान ने पूछा, युवे तुम हो वहां? आज स्ट्रीम में क्या किया? मैं जरा चेक करूं। मेन बैकएंड डेटाबेस थोड़ा सा देखा। स्ट्रीम बहुत एक्टिव लैग रही है, पॉपुलैरिटी तो क्रेजी लेवल पर है। ये युवे ने सामने खड़े ये फोंग को देखा, फिर ऑकवर्ड स्माइल के साथ लियू फियान से बोला, तुमने अभी जो हुआ वो नहीं देखा? एंसेस्टर सेकंड फ्लोर पर कैसे गए? कैसे ऊपर पहुंच गए? वो क्या स्टेयर्स से गए थे या सच में उठकर गए? वो सच में उठकर ही गए थे। सीरियसली बस अपना काम कर, सिचुएशन और वियर्ड मत बनाओ। ये जोक बिल्कुल फनी नहीं है, बहुत बोरिंग है। लियू फियान ने स्नॉट किया। उसे लगा ये युवे जानबूझकर स्ट्रीम का एटमॉस्फेयर लाइवली बना रहा है। ये युवे कंप्लीटली स्पीचलेस हो गया। वो अतक अतक कर बोलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कैसे एक्सप्लेन करे कि ये कोई जोक नहीं था। उसने नोटिस भी नहीं किया कि उसके पीछे वाली स्क्रीन ने पूरा सीन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था। कंप्यूटर के सामने बैठकर जब उसने लाइव स्ट्रीम बराज देखा तो कमेंट स्नोफ्लेक्स की तरह स्क्रीन पर फ्लड हो रहे थे। गिफ्ट्स भी नॉन स्टॉप आ रहे थे। स्टार्टिंग में स्ट्रीम पर सिर्फ 1.2 मिलियन व्यूअर्स थे, लेकिन अब नंबर डायरेक्टली 3 मिलियन क्रॉस कर चुका था। ये परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट टॉप टियर स्ट्रीमर्स के लेवल को टच कर रही थी। मोमेंटम बहुत पावरफुल था। ये युवे की लाइव स्ट्रीम ऑफिशियल रैंकिंग्स के टॉप पर पहुंच गई थी और ज्यादा लोग एक्साइटमेंट देखने के लिए स्ट्रीम में एंटर कर रहे थे। कुछ देर बाद ये युवे ने स्ट्रीम क्लोज कर दी और ऑफलाइन हो गया। इसी वक्त लियू फियान भी पास आ गई। कमेंट सेक्शन ओपन करते हुए वह हंसते हुए बोली, ये लोग अभी भी क्रेजी बुलेट कमेंट स्पैम कर रहे हैं। वैसे आज एग्जैक्टली हुआ क्या था? ओल्ड मैन ने ऐसा क्या कर दिया कि सब लोग इतने एक्साइटेड हो गए? रेवेन्यू तो काफी अच्छा है, डाटा भी बहुत अच्छा लग रहा है, पॉपुलैरिटी और फॉलोअर्स भी रैपिडली इंक्रीज हुए हैं। अगर हम ये मोमेंटम मेंटेन कर सके तो प्लेटफॉर्म के साथ बेटर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर सकते हैं। ये युवे सोफा पर बैठा और लियू फियान को देखकर बोला, तुमने सच में लाइव स्ट्रीम रिप्ले नहीं देखा? लियू फियान अचानक रुक गई। ओ राइट, तुमने याद दिलाया तब याद आया, मैं अभी रिप्ले देख लेती हूँ। रिप्ले देखते ही वो शॉक से चिल्लाई, वो सच में उठकर गया था। इस बार ये युवे सरप्राइज्ड नहीं हुआ। लियू फेयन का रिएक्शन उसके एक्सपेक्टेड रिएक्शन जैसा ही था। वो सीधा फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर चला गया। आज मैं भी कंप्लीटली डम्बफाउंडेड हो गया था। अगला दिन लियू फेयन ने खुद को आइडल नहीं रहने दिया। वो सीधा अपने गिल्ड स्टूडियो गई और कोर टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग स्टार्ट कर दी। इस बार क्लियरली ये युवे ओल्ड मैन की हेल्प से अपने लाइव स्ट्रीम को फिर से बूस्ट दे सकता था। ये लियू फेयन और ये युवे दोनों के लिए एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए उन्हें इस चांस को प्रॉपरली यूज करना था। आखिर इंटरनेट की दुनिया में पॉपुलैरिटी और ट्रैफिक हमेशा परमानेंट नहीं होते। अगर कोई किसी एक चीज की वजह से फेमस हो जाए तो हो सकता है वो पॉपुलैरिटी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हो, लेकिन अगर तुम उस पॉपुलैरिटी वेव को पकड़ लो तो कंग्रेचुलेशन, तुम सीधा ऊपर उठकर बहुत बड़े लेवल तक पहुंच सकते हो। अगर तुम उस पॉपुलैरिटी को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए तो वो फेम एक पल में गायब हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी भी जल्दी हाथ से निकल जाएगी। पहले ये युवे एक सेकंड टियर स्ट्रीमर था, लेकिन अब वह लियू फियान के गिल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रीमर बन चुका था। लियू फियान का गोल था यम युवे को टॉप टियर स्ट्रीमर्स के लेवल तक पुश करना। इस इंपॉर्टेंट मीटिंग का कोर टॉपिक भी वही था। ये युवे और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के अराउंड ऑपरेशन प्लान्स और प्रमोशनल मटेरियल्स बनाना। मैंने सारी मटेरियल्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली हैं। मुझे चाहिए सब लोग इन्हें डिफरेंट शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट्स पर प्रमोट करें। मीटिंग रूम के सेंटर में बैठी लियू फियान ने कामली कहा, हमारा मेन फोकस युवे के ग्रेट ग्रैंडफादर को प्रमोट करना है। तब एक स्टाफ मेंबर ने कहा, मिस लियू, मुझे नहीं लगता शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोशन की जरूरत है। अभी शॉर्ट वीडियो एप्स ओपन करो तो हर जगह ओल्ड मैन के सेकंड फ्लोर पर जंप करने वाले वीडियोस हाई दिख रहे हैं। चाहे हम कितना भी प्रमोट करें उतना इफेक्ट वैसे भी अचीव नहीं कर सकते। मैम पूरा दिन रिफ्रेश करता रहा, हर जगह वही वीडियोस आ रहे हैं। बेटर होगा हम वेब पेजेस और न्यूज वेबसाइट्स पर फोकस करें। ये सुनकर लियू फियान बहुत खुश हुए। लगता है नेटिजन सच में ये फेंक से शॉक हुए हैं और उन्हें ओल्ड मैन जेन्युइनली पसंद भी आ गया, वरना कोई वॉलंटियरली इतना प्रमोट नहीं करता। पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बहुत हाई है। युवे के एंसेस्टर के ट्रिक्स और एबिलिटीज बहुत
dazzling और unbelievable हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ युवे की लाइव स्ट्रीम डेफिनेटली ह्यूज हिट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ओल्ड मैन नेचुरली बहुत एंटरटेनिंग और ह्यूमरस है। उनकी हर बात और एक्शंस इंटरेस्टिंग लगते हैं। आने वाली स्ट्रीम्स में प्रोग्राम इफेक्ट डेफिनेटली पीक पर रहेगा। ऐसी कंडीशन में चाहे ये युवे एक ही क्यों ना हो, फिर भी वह ऊपर उड़कर फेमस हो ही जाएगा। अब उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसी वक्त लियू फियान का फोन बज गया। उसने कॉलर आईडी देखी और खड़ी हो गई। तुम लोग डिस्कशन कंटिन्यू रखो, मैं बाहर जाकर कॉल रिसीव करती हूँ। फोन लेकर लियू फियान कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। अंदर किसी ने धीरे से कहा, कहीं प्रेसिडेंट लियू के फादर उन्हें कंटिन्यू करने से मना तो नहीं कर रहे? रिसेंटली मैंने उनके ब्रदर को कंपनी में काफी बार देखा है। दोनों का एटमोस्फियर भी काफी टेंस लग रहा था। मोस्टली लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। मिस्टर लियू के फादर और ब्रदर की नजर में ये लाइव स्ट्रीमिंग बिजनेस एक लो क्लास और पेट्टी काम था। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि हिस्ट्री यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट लियू फेयन ने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया। लियू फेयन एक वेल्थी और प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करती और लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री वैसे भी काफी अनकन्वेंशनल फील्ड मानी जाती थी। इस इंडस्ट्री में हर टाइप के लोग होते हैं, इसलिए फैमिली का ब्रीड होना अंडरस्टैंडेबल था। लाइव स्ट्रीमिंग में मिलने वाले लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हर किसी का कैरेक्टर अच्छा हो जरूरी नहीं। अगर बिलीव नहीं होता तो वन फेमस स्ट्रीमर्स को देख लो जो पॉपुलैरिटी मिलते हैं एरोगेंट और क्रेजी हो गए। रीजन सिंपल था, उनका ओरिजिनल कैरेक्टर ही स्ट्रॉन्ग नहीं था। आखिर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए वर्चुए और टैलेंट दोनों जरूरी होते हैं। एक और मेंबर ने कहा, कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट फॉलो करता है। अगर हम मिस लियू की लाइव स्ट्रीमिंग करियर को सक्सेसफुल बना दें तो नेचुरली उनकी फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम अभी उतने हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाए, ना ही हमने इतना पैसा कमाया है कि फैमिली फुली कन्विंस्ड हो जाए। ये युवे पूरी डिस्कशन क्वाइटली सुनता रहा। वो ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में वो जानता था लियू फेयन की ये सारी परसिस्टेंस असल में उसके लिए ही थी। कुछ देर डिस्कशन सुनने के बाद ये युवे साइलेंटली खड़ा हुआ। उसने डोर खोला और लियू फेयन को ढूंढने बाहर चला गया। फोन पर अंकल लियू की आवाज आ रही थी। क्या ये मैसेज मेरे ब्रदर की तरफ से है? फादर ने डायरेक्टली नहीं भेजा, बेसिकली वर्बल मैसेज ही समझो। वैसे भी मैं काफी टाइम से करियर स्विच करने के बारे में सोच रही थी। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि ये इंडस्ट्री असल में कैसी है, लेकिन जब हम रूल्स फॉलो करने को रेडी नहीं है तो एलिमिनेट होना नेचुरल ही है। इसमें ज्यादा कहने जैसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है अब जब ग्रैंडपा हमारे पास है, आज की तरह तुमने कोई चीप ट्रिक्स यूज नहीं किए, राइट? फिर भी स्ट्रीम एक्टिव रही, लोग विलिंगली गिफ्ट्स भेज रहे थे। मुझे लगता है ये लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मिलने वाला अपॉर्चुनिटी है। हमारा गिल्ड ये चांस मिस नहीं कर सकता। ये युवे ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ पूछा। लेकिन चेयरमैन लियू को कैसे समझाएंगे? लियू फियान ने कामली जवाब दिया, अभी उस बात की टेंशन मत लो, एक एक स्टेप लेकर चलते हैं। वैसे भी मैं अब इंपल्सिव डिसीजंस लेने वाली नहीं हूँ। पहले देखते हैं सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। हमें फाइनली इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, अगर ये मिस हो गया तो बाद में रिग्रेट होगा। और वैसे भी मैंने प्रॉमिस किया है कि एंसेस्टर का ओल्ड एज में ख्याल रखूंगी और उनके फाइनल डेज तक उनके साथ रहूंगी। ये युवे ये सुनकर स्टन रह गया। लियू फेयन हल्की स्माइल के साथ एक्सप्लेन करने लगी, हाँ लेकिन ये सब उस कंडीशन पर बेस्ड था कि वो अपने डिसेंडेंट्स को नहीं ढूंढ पाए। अब डिसेंडेंट्स मिल तो गए हैं, लेकिन तुम्हारे पास स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है। सच कहूं तो ये युवे की करंट इनकम हाई लगती है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री को समझने वाले लोग जानते हैं ये सब टेम्परेरी लग भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी स्टेबल नहीं होता, सिचुएशंस बहुत फास्ट चेंज होती हैं। फिलहाल हमें एंसेस्टर को सेंटर बनाकर आउटडोर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम एक टॉप टियर स्ट्रीमर लॉन्च कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंसेस्टर खुद एक लिविंग हिस्ट्री बुक है। उन्हें लाइव स्ट्रीम में कोई डेंजरस चीज करने की भी जरूरत नहीं। बस अगर वो लेट चिंग डायनेस्टी और रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्टोरीज शेयर करें तो स्ट्रीम खुद सक्सेसफुल हो जाएगी। थोड़ा सोचो तो सही, उनकी एज के ज्यादातर एल्डरली लोग मेंटली वीक हो जाते हैं, उनकी एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस भी लिमिटेड हो जाती हैं। लेकिन हमारे एंसेस्टर ना सिर्फ परफेक्टली एक्सप्रेस करते हैं, बल्कि उनकी हियरिंग और ये साइट भी यंग पीपल जैसी शार्प है। ये सच में बहुत रेयर बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंसेस्टर की न्यू थिंग्स एक्सेप्ट करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी लर्निंग एबिलिटी भी टॉप लेवल की है। इसी वक्त शंघाई वाली विला के दूसरी साइड पर लियू फियान के फादर लियू जियांगवो ने अपने एल्डेस्ट सन लियू यू से पूछा, फेयन को सब समझा दिया, क्या वो सच में उस यूजलेस गिल्ड को बैंड करने के लिए रेडी है? लियू यू ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैंने सब कह दिया। लेकिन 2 लाइंस बोलते ही उसने फोन कट कर दिया। ये लड़की सच में बहुत ट्रबलसम है। कुछ टाइम पहले किसी ऑनलाइन रोमांस में पड़ गई थी, रियल लाइफ मीटअप करने गई और रिजल्ट में एक ओल्ड मैन निकला। पूरा एम्बेरसमेंट हो गया। अब उसे कह रहा हूँ ये लाउसी गिल्ड बैंड कर दो, लेकिन वो मान ही नहीं रही। पता नहीं एग्जैक्टली क्या करना चाहती है। ओ राइट फादर, मैं एक बात बताना भूल गया, वो ओल्ड मैन उसकी ग्रैंड डॉटर असल में ये युवे निकली, फेयन की बेस्ट फ्रेंड। आप उसे जानते हैं। अब ये युवे उस ओल्ड मैन को लेकर फेयन की विला में शिफ्ट हो गया है। क्या? ये तो बिल्कुल रिडिकुलस है। ये सुनकर इवन लियू चिंग भी एंग्शियस हो गई। हालांकि नॉर्मली उससे इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था। वो यूजुअली काफी इजी गोइंग थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था उसकी डॉटर क्या कर रही है। आखिर उनका फैमिली ऑलरेडी बहुत वेल्थी था। जब तक उसकी डॉटर कोई गलत काम ना करे तब तक वह जो चाहे कर सकती थी। लेकिन जब बात उस ओल्ड मैन की आई तो लियू चिंग थोड़ी वरीड हो गई। आखिर दोनों पहले ही ऑनलाइन रोमांस में इन्वॉल्व हो चुके थे, राइट? और आप दोनों एक हाई विला
विला में रह रहे थे, चाहे उनकी एज डिफरेंस कितनी भी ज्यादा क्यों न हो। हालांकि उनके बीच ऑलमोस्ट 100 साल का गैप था, लेकिन ये फेंग की अपीयरेंस एक्चुअली बुरी नहीं थी। उसकी स्किन पर न एज स्पॉट्स थे और न ही रिंकल्स। वह अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करता था। लियूजिंग के दिमाग में अजीब थॉट्स आने लगे, कहीं मेरी डॉटर खुद को कंट्रोल ना कर पाए। ये सोचकर वो और ज्यादा एंग्शियस होने लगी। दूसरी तरफ लियू जियांगवो ने कोल्ड स्नॉट किया। उसका एटीट्यूड काफी अनक्लियर था। लियू चिंग की वरीजेस की उससे ज्यादा परवाह नहीं थी। उसकी मेन कंसर्न सिर्फ ये थी कि उसकी डॉटर इन यूजलेस और अनप्रोडक्टिव चीजों से दूर रहे। उधर विला में ये यू वेई और लियू फियन वापस घर आ चुके। जैसे ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई और स्ट्रीम बटन प्रेस हुआ, ये यू वेई ऑनलाइन व्यूअर्स काउंट देखकर शॉक हो गया। ऑलरेडी 3 मिलियन से ज्यादा लोग वेट कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सोचने पर यह अनयूजुअल नहीं लगा। आखिर ओल्ड मैन का वीडियो ऑलरेडी इंटरनेट पर बहुत वायरल हो चुका था। सक्सेस क्लियरली दिख रही थी। ये यू वेई ने कैमरा ऑन किया और अपनी तरफ पॉइंट कर दिया। लाइव स्ट्रीम बराज इंस्टेंटली क्रेजी स्पीड से फ्लड होने लगा। पूरा चैट किसी बिजी मार्केट की तरह नॉइजी और लाइवली हो गया। हेलो एवरीवन, सब लोग आ जाओ। कमेंट्स इतने ज्यादा थे कि सब कुछ कैओटिक लग रहा था। मोस्ट व्यूअर्स सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, ओल्ड मैन को कैमरा पर लाओ, ग्रैंडपा को दिखाओ। बराज की एक्साइटमेंट कंटिन्यूअसली स्क्रीन फ्लड कर रही थी। ये यूवे ने अपना हेड टर्न किया और रूम के अंदर की तरफ देखा। ये फोंग ऑलरेडी हॉल में आ चुका था। जब यूवे घर वापस आई थी, तभी उसने उसकी आवाज और मूवमेंट सुन ली थी, इसलिए वो रूम से बाहर आ गया था और हमेशा की तरह वो फिर शॉर्टकट लेकर डायरेक्टली नीचे जंप करना चाहता था। लेकिन इसको बार ये यूवे की नजर सीधा उस पर पड़ गई। ये फोंग ने रेलिंग की तरफ एक नजर डाली, लेकिन इस बार उसका उस पर चढ़ने का कोई इंटेंशन नहीं था। वह बस उसकी क्वालिटी चेक कर रहा था। डियर ग्रैंडसन, क्या फ्यूचर में हमारे घर भी ऐसे डिजाइन होंगे ताकि जंप करके नीचे आना कन्वीनियंट हो? ये यूवे ने इरिटेट होकर आंखें घुमाई। कल ही उसने पर्सनली ओल्ड मैन को समझाया था। हाँ, वो जानता था कि ओल्ड मैन बहुत केपेबल है, लेकिन इतने डेंजर स्टंट्स अवॉइड करना बेटर है। अगर परफॉर्म करना ही हो तो पहले से इन्फॉर्म कर दिया करें। ये यूवे मैट्स और प्रोटेक्टिव गियर अरेंज कर देगा ताकि कोई एक्सीडेंट या इंजरी ना हो। इसलिए जब ये फोंग ने देखा कि ये यूवे यूज देख रहा है, तो उसने क्लाइंबिंग इमीडिएटली स्टॉप कर दी। उसने रेलिंग से हाथ वापस खींच लिए और चुपचाप वही खड़ा हो गया। कुछ एल्डरली लोग अपने सन्स के साथ काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन ग्रैंडसन्स या ग्रेट ग्रैंडसन्स के साथ सिचुएशन अलग होती है। वहां फियर से ज्यादा अफेक्शन और केयर होती है, और ये फेंग एग्जैक्टली वैसे ही ओल्ड मैन था। उसका कल्चरेशन पाथ पहले ही कंप्लीटली कट ऑफ हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ उसके ब्लड रिलेटिव्स ही बचे, और वह अपनी ग्रेट ग्रैंडडॉटर ये यूवे को बहुत चेरिश करता था। इसी वक्त विला हॉल का डोर पुश होकर ओपन हुआ। ये यूवे का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। उसने इन लोगों को पहचान लिया। ये तो लियू फियन के फादर और ब्रदर थे। ये यूवे ने लाइव स्ट्रीम की भी परवाह नहीं की। वो तुरंत उन्हें ग्रीट करने के लिए भाग कर गए। उसने ऊपर की तरफ देख कर लाउडली कहा, जल्दी नीचे आओ, अंकल लियू आ गए हैं। कॉरिडोर में खड़े ये फोंग ने सामने खड़े लोगों को ऑब्जर्व किया। हर एक इंसान उसे किसी इल इंटेंशन्ड अनइनवाइटेड गेस्ट जैसा लगा। अगला सेकंड वह सीधा लीप मारकर अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर के सामने लैंड कर गया। उसकी लैंडिंग परफेक्टली स्टेडी थी। ये देखकर लियू जियांगवो के आसपास खड़े बॉडीगार्ड्स भी शॉक हो गए। वह बर्ली और स्ट्रॉन्ग मैन भी स्टंडेड रह गए। उन्होंने सेकंड फ्लोर की हाइट देखी, फिर ये फेंग की व्हाइट हेयर वाली ओल्ड अपीयरेंस देखी, और उनकी आंखों में कंफ्यूजन भर गया। स्टेडी लैंड करने के बाद ये फोंग का ऑरा अचानक इंटेंस हो गया। वो एक हाथ से काने पकड़कर खड़ा रहा और कोल्ड गेज से सामने खड़े अनइनवाइटेड गेस्ट्स को देखने लगा। सिर्फ एक ग्लांस ने ही लियू जियांगवो को अजीब फीलिंग दे दी, जैसे किसी ने सीधा उसकी सोल को पियर्स कर दिया हो। उसके बॉडी में इनवॉलंटरी शिवर दौड़ गया। क्या ये मेरी इमेजिनेशन है? मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? ये यूवेई ने ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्लेन किया। ओल्ड मैन को किसी की केयर की जरूरत है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ ले आई। हम नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में नई जगह ढूंढ लेंगे। जैसे ही सूटेबल प्लेस मिल जाएगी हम शिफ्ट हो जाएंगे। हम आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लियू जियांगवो ने ये यूवेई की तरफ देखा। उसका टोन पहले से थोड़ा सॉफ्ट हो गया। मूव आउट करने की जरूरत नहीं है। सिंस तुम फेयन की गुड फ्रेंड हो तो यहीं रह सकती हो। वैसे भी इतनी बड़े विला में वो अकेली नहीं रह सकती। तुम उसे ज्यादा बात किया करो, उसे सेटल होने में हेल्प करो। डोंट वरी अंकल, मैं प्रॉपर्ली उससे बात करूंगी। मैं जाकर फेयान को नीचे बुलाती हूँ, या फिर मैं ही ऊपर चला जाऊं? ये कहकर लियू यू सीधा स्टेयर्स की तरफ पड़ गए। यूवे, इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। ये मेरा घर है, फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। टी और वाटर सर्वेंट्स हैंडल कर लेंगे। ये यूवे बस हेल्पलेस होकर साइड में खड़ी हो गई। सच कहें तो वो गेस्ट थी और सामने वाला होस्ट। लेकिन इस वक्त होस्ट वाली सीट पर ऑलरेडी ये एक बैठा हुआ था। वह बिल्कुल मोटलेस था, दोनों हाथ कैन पर टिकाए हुए, एक्सप्रेशन कोल्ड और इंडिफरेंट। वो बिना कुछ बोले डायरेक्टली लियू जियांगवो को देख रहा था। उसकी नजर के नीचे लियू जियांगवो को अजीब प्रेशर फील होने लगा। कुछ सेकंड्स बाद उसने आंखें हत्ता ली। ये यूवे ने सिचुएशन नोटिस कर ली और जल्दी से बोली, ग्रैंडपा आप यहाँ बैठ जाइए, क्या कुछ प्रॉब्लम है? लियू जियांगवो ने हाथ हिला दिया। बैठने से क्या फर्क पड़ता है, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं। लेकिन उसकी आंखों में हल्की डिससैटिस्फैक्शन अब भी थी। उसने ये फेंक को देखा और कुछ और नहीं बोला। इसी वक्त टी सर्व करती गई। लियू जियांगवो ने 2-3 सिप्स लिए और गला वेट किया। कुछ देर बाद लियू यूए अकेला ही नीचे आया। उसकी यंगर सिस्टर नीचे आने को रेडी नहीं थी। लगता है वह नीचे आने से डर रही है। क्या ट्रबलसम गर्ल है? लियू जियांगवो इरिटेट
इरिटेट होकर खुद ऊपर चला गया। अब हॉल में सिर्फ ल्यू फैमिली के बॉडीगार्ड्स बचे थे। अनमेन से एक बॉडीगार्ड ने फ्रूट ट्रे से नाइफ उठाया और फ्रूट पील करना स्टार्ट किया। ओल्ड सर, आप ट्रेंड लगते हो, आप क्लियरली कोई एक्सपर्ट हो। ये फेंग बिल्कुल साइलेंट रहा, उसने उसकी बात इग्नोर कर दी। बॉडीगार्ड फिर बोला, हमारा बॉस शंघाई का बहुत बड़ा आदमी है, ये युवे का एटीट्यूड देखकर भी समझ आ जाता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया आपका अभी वाला एटीट्यूड क्या था? पोस्ट की सीट पर बैठना एक बात है, लेकिन ग्रीड भी ना करना और कोल्ड लुक देना ये किस टाइप का बिहेवियर है? और आप इतनी एज में भी इतने इम्पोलाइट हो। वो फ्रूट पील करता रहा, लेकिन असल में नाइफ यूज करने का पर्पस सिर्फ फ्रूट नहीं था, वो अपनी बात को इंटिमिडेटिंग और अथॉरिटेटिव बनाना चाहता था। ये फुंग फिर भी चुप रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। बॉडीगार्ड का टेम्पर धीरे धीरे राइज होने लगा। फ्रूट पील करते वक्त उसका हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। ये स्मॉल मूवमेंट ये युवे एक की नजर से बच नहीं पाया। टी लीजिए यंग मैन, काम डाउन। हमारा बॉस ब्रॉड माइंडेड है, वो ग्रजेस होल्ड नहीं करता, लेकिन हम बॉडीगार्ड्स की भी ड्यूटीज होती हैं। सर, आपको अभी हमारे बॉस को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है हमें इस बात पर प्रॉपर्ली डिस्कस करना चाहिए। दूसरी तरफ लियू जियांगवो जब स्टेयर्स चढ़कर लियू फियान के रूम की तरफ जा रहा था, तब कॉरिडोर में लगे फ्रेम्ड फोटोज ने उसका अटेंशन खींच लिया। सब ब्लैक एंड व्हाइट ओल्ड फोटोग्राफ्स थे, कुछ ब्लरी थे, लेकिन लोग क्लियरली पहचाने जा सकते थे। ये वही ओल्ड फोटोज थे जो लियू फियान ने फ्रेम करवा कर कॉरिडोर में डेकोरेट किए थे। लगभग हर आधे मीटर पर एक फ्रेम लगा हुआ था। हर फोटो में डिफरेंट लोग थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, हर फोटो में एक ही आदमी रिपीटेडली दिख रहा था, कभी यंग कभी मिडिल एज। उसकी एग्जैक्ट एज समझना मुश्किल था। इसी मोमेंट लियू जियांगुओ की ब्रीदिंग हैवी होने लगी। तभी लियू फियान ने फादर और ब्रदर की आवाज सुन ली। वह खुद रूम से बाहर आई और डोर ओपन किया। लियू जियांगुओ ने फोटोज की तरफ देखते हुए पूछा, इतनी सारी ओल्ड फोटोज तुम्हें कहां से मिली? लियू फियान कैजुअली बोली, ये युवे के ग्रेट ग्रैंडफादर लाए थे, उन्होंने कहा इनमें के लोग अब जिंदा नहीं है, इन्हें रखने का कोई यूज नहीं। वो तो मुझे इन्हें बर्न करने को कह रहे थे, लेकिन मुझे लगा प्रेम करना बेटर होगा। लियू जियांगुओ ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, इन फोटोज का युवेई के ग्रेट ग्रैंडफादर से डायरेक्ट रिलेशन क्या है? लियू फियान अचानक हंसी। ओल्ड मैन कह रहे थे फोटो में जो आदमी है वो उनका यंग वर्जन है। उसका टोन टीजिंग था। आखिर कौन बिलीव करता कि फोटो में 30-40 ईयर्स का हैंडसम मैन वही ओल्ड मैन है? करंट ये फेंग और फोटो वाला मन बिल्कुल अलग लग रहे थे। और एक और स्ट्रेंज बात थी, और फोटो में वो मन सेंटर पोजीशन पर होता था। अगर ग्रुप फोटो में 3 या उसे ज्यादा लोग होते तो ये फेंग हमेशा बीच में बैठता था, बाकी सब लोग साइड में खड़े रहते, जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हो। लियू जियांगुओ ने जोर से सलाइवा निकला। फिर एक फोटो देखते ही उसका बैलेंस ऑलमोस्ट चला गया। वह गिरने ही वाला था, लेकिन लियू यू ने तुरंत उसे पकड़ लिया। डैड, क्या हुआ? आप ठीक हो? आपका फेस बहुत पेल लग रहा है। लियू यूए कंफ्यूज था। फादर, आप सच में ऐसी बातों पर बिलीव कर रहे हो? क्या फोटो वाला आदमी सच में 70-80 आवर्स पहले वाला ये फेंक हो सकता है? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। लियू यू ने फिर कहा, हम शंघाई लोकल्स हैं। उस वक्त शंघाई की 4 बिगेस्ट फैमिलीज का हमारे फैमिली से रिलेशन था। तुम्हें पता है फोटो में ये आदमी कौन है? लियू जियांगुओ ने ट्रेम्बलिंग फिंगर से फोटो की तरफ पॉइंट किया। फोटो में एक स्माइलिंग यंग मैन रिस्पेक्टफुली घुटनों पर बैठा हुआ था। वो ग्रे रोब पहने एक आदमी को टी ऑफर कर रहा था। उसका पोस्चर एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल था। लियू यू ने हेड शेक किया और हल्का सा हंसा। डैड, मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, प्लीज टेस्ट मत करो। कौन है वो, बताइए। लियू जियांगुओ ने हैवी वॉइस में कहा, वो शंघाई का अंडरग्राउंड किंग दुयू शेंग है। तो दोस्तों, क्या ये फेंग सच में एक लेजेंडरी हिडन मास्टर है? क्या उसका पास्ट और भी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है? अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।